Friends, welcome to our channel Get to Study. We are learning chapter Electricity for class 10th. आज हम इस चैप्टर से रेजिस्टिविटी टॉपिक के रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने जा रहे हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो रेजिस्टिविटी होता है ये किसी भी मटेरियल के डायमेंशंस के ऊपर निर्भर नहीं करता. यानी कि रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल के लेंथ या क्रॉस सेक्शन एरिया पे निर्भर नहीं करता, डिपेंड नहीं करता. आप लेंथ को बढ़ा दे या घटा दे या क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा दे घटा दे तो भी उस मटेरियल के रेजिस्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ये बातें हमें आगे न्यूमेरिकल्स के अंदर काफ़ी हेल्पफुल होंगी. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर हम फॉर्मूला देखने जा रहे हैं रेजिस्टिविटी के लिए. यही फॉर्मूला आपको याद रखना है. R इक्वल टू रो एल बाई ए. यहाँ पे हमारा पहला फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं. रीड करते हैं. द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटल वायर इज 10 इंटू 10⁻⁻8 ओहम मीटर एट 20 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पे हमें रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी दी गई है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर भी दिया हुआ है. आगे फाइंड द रेजिस्टेंस, यानी इस क्वेश्चन के अंदर हमें फाइंड क्या करना है, तो रेजिस्टेंस फाइंड करना है ऑफ द सेम वायर ऑफ 2 मीटर लेंथ एंड 0.3 mm थिकनेस. एक वायर है जिसकी लंबाई हमें दी है, कितनी दी है, उसकी लंबाई 2 मीटर. आगे उसकी थिकनेस हमें दी है, यानी कि वो वायर कितना मोटा है, तो वो वायर 0.3 mm जितना थिक है. ये थिकनेस जो होगी उस वायर की डायमीटर हम लोग बोल सकते हैं कि हमें यहाँ पे डायमीटर दिया है. ये जो क्वेश्चन अभी हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं इसी के एक सिमिलर क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस के टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है एग्जाम्पल्स के अंदर. दोनों के अंदर बस यही डिफरेंस है कि वहाँ पर क्वेश्चन के अंदर रेजिस्टिविटी पूछा गया है और यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर रेजिस्टेंस पूछा गया है और कुछ वैल्यूज़ का फ़र्क है. चलिए स्टार्ट करते. तो सबसे पहले हमें जो भी क्वांटिटीज दी है हम उनको नोट डाउन करेंगे. तो यहाँ पे हमें रेजिस्टिविटी दिया है रो इक्वल टू 10 इंटू 10⁻⁸ ओहम मीटर. रेजिस्टेंस तो हमें फाइंड करना है तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रख देते हैं आर के आगे. लेंथ हमें कितना दिया है, तो लेंथ इक्वल टू एल इक्वल टू 2 मीटर हमें दिया हुआ है. डायमीटर, इसका सिंबल हम लोग यहाँ पे स्मॉल डी लेंगे. ये हमारे पास कितना था, 0.3 mm. हम पहले वाले लेक्चर्स में, पुराने लेक्चर्स में देख चुके हैं कि जो mm के अंदर पहला m होता है वो मिली दर्शाता है, दूसरा m जो होता है वो मीटर दर्शाता है. तो यहाँ पे जो फर्स्ट m है मिली, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻3. तो वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और थोड़ा आगे अगर हम सॉल्यूशन करें तो हमको डायमीटर मिल जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻4 मीटर. नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन एरिया भी तो हमें यहाँ पे पता लगाना होगा क्योंकि हमारा जो मेन फॉर्मूला है उसके अंदर तो हमें क्रॉस सेक्शन एरिया भी चाहिए होगा जो कि हमको दिया नहीं है. तो क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए फॉर्मूला होगा πr². आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे r इक्वल टू रो एल बाई ए. आर तो हमें फाइंड करना है, यानी इसकी वैल्यू तो हम पुट कर नहीं सकते. इक्वल्स टू रो की वैल्यू कितनी है, 10 इंटू 10⁻⁸, ये पुट कर देंगे. एल की वैल्यू कितनी है, 2 मीटर. अब यहाँ पे जरा ध्यान से समझिएगा ए की वैल्यू, ए यहाँ पे होगा πr². पाई की वैल्यू हमको पता है 3.14. आर कहाँ से लेंगे, तो आर को हम लोग लिख सकते हैं डायमीटर अपॉन 2. ये डायमीटर का हाफ करने पे हमें आर मिल जाएगा. तो यहाँ पर अगर नीचे डिनोमिनेटर वाली टर्म में अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर नीचे वाली टर्म में अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो है ये हमारा डायमीटर है और नीचे डायमीटर अपॉन हमने 2 किया है. तो डायमीटर अपॉन 2 क्या होगा, ये रेडियस होता है और ये पूरी टर्म का हमने स्क्वायर कर दिया है. चलिए आगे देखते हैं. तो यहाँ पर हम ये दोनों नंबर्स यानी 10 इंटू 10⁻⁸ को अगर हम मल्टीप्लाई करें
यानी कि यहाँ पर तो 10 के रेस टू में 1 होगा, तो 10⁻1 इंटू 10⁻−8, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 10⁻−7 आ जाएगा। अब ज़रा राइट साइड आते हैं, यहाँ पे देखिए तो ये अंदर ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स के ऊपर स्क्वायर है, यानी कि एक बार न्यूमरेटर का भी स्क्वायर होगा, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर होगा। तो न्यूमरेटर में क्या है 3 इंटू 10⁻⁻4, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁸, और नीचे 2 का भी स्क्वायर होगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा, पाई की वैल्यू भी हमने पुट कर दी 3.14 और स्क्वायरिंग भी कर दिया। अब अगर हम यहाँ पे देखें और क्या चीज़ पॉसिबल है, तो हम ये जो नीचे जो हम 4 देख सकते हैं, इस 4 को हम ऊपर मल्टीप्लिकेशन में ले जा सकते हैं, क्योंकि जो नंबर डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में होता है वो ऊपर जाके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। कैसे, यार देखिए यहाँ पर ये न्यूमरेटर हुआ, यहाँ पर ये डिनोमिनेटर हुआ, इस पूरे डिनोमिनेटर का भी एक डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस तरीके से ये 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ये 8 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं 4 ऊपर क्या मल्टीप्लाई हो 8 बन गया, 10⁻⁻7 हमने मल्टीप्लिकेशन करके आगे रख दिया। अब यहाँ पे नीचे जो 3.14 था उसका डेसिमल जब हटा तो ऊपर 100 आ चुका है। तो हमें कुछ ऐसा भी एक्सप्रेशन मिल चुका है आगे पूरा सॉल्यूशन करने के बाद। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या सॉल्यूशन अगर पॉसिबल है। तो यहाँ पर हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि 10⁻⁻8 को अगर हम ऊपर लेके आ जाए तो आप देख सकते हैं कि ये 10⁻⁻8 ऊपर आने के बाद 10⁻+8 हो जाएगा। सेकंड, ये 100 को हमने 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है तो यहाँ पे 800 हो गया। अब यहाँ पर अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे बचेगा 10। सेकंड थिंग, हम एक और चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं कि अगर मैं इसको 2 से कैंसिल करूँ, इसको भी 2 से कैंसिल करूँ, तो यहाँ पे हमें 400 मिल जाएगा, और यहाँ पे नीचे हमें 157 मिल जाएगा कैंसिल करने पर। तो चलिए कैंसिल कर दे, तो हमें मिल गया 400/157 इंटू 10। ये 10 को भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये लगभग 4000 अपॉन क्या हो जाएगा 157 इंटू 9। आगे अगर आप 4000 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ऐसा कुछ आपको नंबर मिलेगा 444.4444। रिपीट में आगे जाता रहेगा, हमें लास्ट के 2 डिजिट ही कंसिडर करने डेसिमल के बाद के। अब इसे भी हम जब डिवाइड करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 2.83 ओहम। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं, सेम फॉर्मूला हम इसके अंदर भी यूज़ करेंगे, रो L/A। अब ये न्यूमेरिकल 10th NCERT साइंस के टेक्स्ट बुक के अंदर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और समझने वाला ये न्यूमेरिकल है जो एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है। चलिए अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। ए 4 ओहम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड ऑन इट, यानी समझिए पहले यहाँ पर एक वायर था, ऐसा ये एक वायर होगा, फिर इस वायर को क्या क्या किया, यहाँ से बीच से इसको मोड़ दिया गया, कुछ इस तरीके से इसको मान लीजिए मोड़ दिया गया, तो ये डबल हो गया। इस तरीके से इसको डबल किया गया है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो पहले अगर इस वायर की लेंथ L होगी तो अब कितनी हो चुकी होगी, अब ये लेंथ यहाँ पे L/2 हो चुका होगा, आधा हो चुका होगा पहले की तुलना में। अगर यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A था, देखिए अब यहाँ पे जो वायर होगा डबल होने की वजह से और भी मोटा हो गया होगा, यानी कि यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा ना ये 2A हो चुका होगा।
ये चीज़ें हमें यहाँ पे समझनी है। केस पहले वायर कुछ ऐसा था जिसका लेंथ एल था, जब हमने उसको बीच से ही मोड़ दिया डबल करने के लिए तो उसका लेंथ क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और पहले की तुलना में उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो केस यहाँ पे कंसीडर करने हैं। पहला केस, केस वन, ये हमने एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर ले लिया, वायर ले लिया। मान लेते हैं कि इस वायर का जो लेंथ है वो एल होगा या क्रॉस सेक्शन एरिया ए होगा। केस टू के अंदर यहाँ पे मैंने समझाने के लिए उतने ही जो पहले जो वायर था उसके आधे लेंथ के दो वायर ले लिए। देखिए इनको आपस में मैंने मिला दिया है, तो मिलाने पे इनका लेंथ तो आधा हो गया, लेकिन जो एरिया था, इनकी जो थिकनेस थी वो डबल हो गई। नेक्स्ट चलिए केस वन के अंदर हम पहले कंसिडर करते हैं, लेंथ को हम लोग एल ले लेते हैं। केस वन के ही अंदर क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लोग कैपिटल ए ले लेंगे। केस वन के अंदर हमको बोला हुआ है कि वायर पहले उसका रेजिस्टेंस कितना था, 4 ओम था। अब इसको डबल करने के बाद जो रेजिस्टेंस हुआ होगा ना वो हमें फाइंड करना है। रेजिस्टिविटी हमें यहाँ पे रो दिया हुआ है। नेक्स्ट केस टू के अंदर समझिएगा, यहाँ पे लेंथ इक्वल टू एल डैश, अभी यानी कि अभी जो ये नया स्ट्रक्चर बना है ना, इसकी जो टोटल लेंथ होगी ये पहले वाले की तुलना में आधी होगी। ये जो नया लेंथ है एल डैश वो क्या होगा, एल बाई टू होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया भी देखिए, कैपिटल ए डैश क्या होगा, पहले वाले की तुलना में डबल होगा, तो मैंने इक्वल टू 2a लिख दिया है। और रेजिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे आर डैश कंसिडर कर रहे हैं, जो कि हमें यहाँ पे फाइंड करना है, पता लगाना है। रेजिस्टिविटी रो, अब आप सोचेंगे कि रेजिस्टिविटी क्यों दोनों मटेरियल के अंदर चेंज नहीं हुआ। ये हमने ये लेक्चर बिगिन होने से पहले स्टार्टिंग में ही देखा था कि रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल के डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जब तक मटेरियल नहीं बदल जाता तब तक उसकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हो सकती। तो केस वन के अंदर हम लोग रेजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, इसे हम लोग नाम दे देते इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट केस टू के अंदर भी हम सिमिलर इक्वेशन लिखेंगे, जहाँ पे एल की जगह पे एल डैश होगा, ए की जगह पे ए डैश होगा। तो हमारे सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा आर इक्वल टू रो एल डैश बाई ए डैश। नेक्स्ट अगले स्टेप के अंदर हम इन दोनों इक्वेशन के अंदर एक चीज यहाँ पे मिसिंग है कि यहाँ पे इस आर के ऊपर एक डैश आएगा, यानी कि यहाँ पे ये आर डैश होगा। ओके, आगे हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करने जा रहे हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो डिवाइड करने पे हमें कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा। इस एक्सप्रेशन को जरा ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर ये रो और ये रो कैंसिल हो जाएगा। अब जरा इधर समझिए कि यहाँ पर अगर L बाई ए है तो आपने ये पढ़ा होगा, इसको हम L अपॉन ए लिखने के बाद इस नीचे वाली टर्म जो डिवीजन में है हम बाजू में मल्टीप्लिकेशन लिख के इसका इन्वर्स लेके वापस बाजू में लिख सकते हैं। यानी कुछ ऐसा हो जाएगा ए डैश अपॉन एल डैश। आई होप कि आपको क्लियर हो, यानी कि हमें इक्वल टू के आगे ये टर्म मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रो रो कैंसिल हो गए और हमें ये एक्सप्रेशन मिल चुका है। अब हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमें यहाँ पे आर की वैल्यू 4 दिया हुआ है। इसका वैल्यू क्या होगा ए डैश का, तो इसका वैल्यू हमारे पास 2a दिया हुआ है। एल डैश का वैल्यू क्या होगा, तो ये हमारे पास एल बाई टू दिया हुआ है। ये तीनों वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमें कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिल जाएगा, 4 हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, 2a एल बाई टू सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यहाँ पर
ये जो टू होगा ना नीचे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं नीचे वाला टू ऊपर आ चुका है। अब यहाँ पे कुछ मैथमेटिक्स हम लोग यूज़ करेंगे। ये एल कैंसिल हो गया, ये ए और ये ए कैंसिल हो गया। तो कैंसिल होने के बाद ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इधर क्या बचेगा, 4 बचेगा। नेक्स्ट तो हमें यहाँ पे 4 मिला, दोनों तरफ से अगर हम 4 को कैंसिल करेंगे तो आर डैश का वैल्यू हमें 1 ओहम मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये दोनों न्यूमेरिकल्स बेटर तरीके से क्लियर हो चुके हो। अगर आपको इसी तरीके की चैप्टर के रिलेटेड वीडियोस को अगर देखना है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उसके अंदर जाके आप बाकी सारे भी वीडियोस इस लेक्चर के रिलेटेड देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप लर्निंग।